वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर सीरीज के आज के इस वीडियो लेक्चर में मुख्य रूप से ध्रुवीय तथा अध्रुवीय अणुओं की संकल्पना तथा इसके आधार पर प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव एवं परमाणविक ध्रुवणता के व्यंजकों की स्थापना की जाएगी। जैसा कि आपको ज्ञात ही है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से संबद्ध राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय हनुमानगढ़ से संबंधित बीएससी पार्ट फर्स्ट के तृतीय प्रश्न पत्र की द्वितीय यूनिट का ये सेकंड वीडियो लेक्चर है। पहले वीडियो लेक्चर में आपने मुख्य रूप से परावैद्युत पदार्थ तथा परावैद्युतांक के बारे में मूलभूत जानकारी प्राप्त की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्रुवीय व ध्रुवीय अणुओं की संकल्पना के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। सर्वप्रथम ध्रुवीय अणु। अणु अथवा परमाणु सदैव नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के संयोजन से प्राप्त होते हैं। यदि एक परमाणु की बात की जाए तो परमाणु में एक नाभिक तथा उसके चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोहर की थ्योरी के हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, परंतु क्वांटम सिद्धांत के अनुसार अब ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन अभ्र होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जो नाभिक के चारों तरफ होता है। यदि कोई अणु अथवा परमाणु स्वतंत्र रूप से रखा गया है, अर्थात उस पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया है, और ऐसी स्थिति में धनावेश का केंद्र अर्थात नाभिक का केंद्र और नाभिक के चारों तरफ फैले ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन अभ्र का केंद्र यदि संपाती नहीं होता है, अर्थात पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग हो गया, नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो परमाणु एक ध्रुवीय गुण रखना आरंभ कर देता है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण का एक परिमित मान प्राप्त होता है, अर्थात शून्य मान नहीं होता। ऐसे अणु को ध्रुवीय अणु अथवा ऐसे परमाणु को ध्रुवीय परमाणु कहा जाता है। उदाहरण के लिए H2O जल, HF, HCl ये सभी ध्रुवीय अणु के उदाहरण हैं। तो ध्रुवीय अणु की परिभाषा देखी जाए, ऐसे अणु जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी वैद्युत द्विध्रुव प्रदर्शित करते हैं तथा जिनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। दूसरे आते हैं अध्रुवीय अणु। इसके ठीक विपरीत स्थिति है कि परमाणु अथवा अणु का नाभिक का केंद्र, जिसे धनावेश का केंद्र भी कह सकते हैं, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अभ्र या इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसका सेंटर ऋणावेश का केंद्र होगा, और यदि धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती हो जाए, अर्थात आपने कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है, फिर भी धनावेश व ऋणावेश के केंद्र संपाती हैं, तो ऐसी अवस्था में द्विध्रुव का निर्माण नहीं हो पाता। वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है जब दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर केंद्रित हों, तो उसे द्विध्रुव कहा जाता है। परंतु अध्रुवीय अणु की स्थिति में धनावेश व ऋणावेश का केंद्र संपाती हो गया, अर्थात धनावेश व ऋणावेश के मध्य कोई भी दूरी नहीं रही, और जब दूरी नहीं है तो वह द्विध्रुव नहीं कहलाएगा और द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसे अणु को अध्रुवीय अणु कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CH4, N2 ये सभी अध्रुवीय अणुओं के उदाहरण हैं। अपना इस यूनिट का स्कोप होगा अध्रुवीय अणुओं को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो क्या प्रभाव होगा। जब अध्रुवीय अणु को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धनावेश व ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं रह पाते हैं।
धनावेश का केंद्र अलग दिशा में गति करने लगता है, ऋणावेश का केंद्र अलग दिशा में गति करता है और अध्रुवीय अणु ध्रुवीय अणु में रूपांतरित हो जाता है। तो ध्रुवीय अणु अथवा अध्रुवीय अणु की संकल्पना आपने तभी ले सकते हैं जब बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया हो। जो अणु बाह्य विद्युत क्षेत्र ना होने पर भी अपने द्विध्रुव के गुण दर्शाते हो वो ध्रुवीय अणु, और जो द्विध्रुव के गुण नहीं दर्शाते हो वो अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। ये तो थी मूल अंतर दोनों में, ध्रुवीय और अध्रुवीय में। अब ये डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन करने का प्रयास है। सबसे पहला एग्जांपल है वाटर, जल। बंध सहसंयोजी बंध होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु के मध्य। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य सहसंयोजी या कोवलेंट बॉन्ड में साझे के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु के नाभिक की तरफ अधिक बल से आकर्षित होने के कारण ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, जिसके कारण द्विध्रुव का निर्माण हो जाता है। यानी जो बॉन्ड होगा, बंध होगा, उसमें पोलर प्रॉपर्टीज होंगी, ध्रुवीय गुण होंगे। और यदि H2O की बात करें तो दो हाइड्रोजन परमाणु एक ऑक्सीजन से जुड़े हैं, पर ये रैखिक रूप से जुड़े नहीं होते। इनमें लगभग 105 डिग्री का कोण होता है दोनों हाइड्रोजन बंधों के मध्य, जिसके कारण धनावेश का केंद्र अलग और ऋणावेश का केंद्र अलग हो जाता है और ये एक पोलर या ध्रुवीय अणु बन जाते हैं। इसी प्रकार से मीथेन की बात करें, CH4, इनमें C और H के बीच नॉन पोलर बंध होता है, अर्थात सहसंयोजी बंध तो है पर उसमें ध्रुवीय गुण नहीं होते। चतुष्फलकीय संरचना होने के कारण ये एक नॉन पोलर अध्रुवीय अणु होता है। इसी प्रकार से CO2 देखें, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करता है, जिससे ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। अब यदि कार्बन और ऑक्सीजन के एग्जाम्पल में देखें तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ है। तो जब CO2 की बात करेंगे तो एक डाइपोल मोमेंट ऑक्सीजन से कार्बन इस बंध का, दूसरा डाइपोल मोमेंट दूसरे ऑक्सीजन परमाणु का। दोनों द्विध्रुवों की आघूर्णों की दिशाएं विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं और परिणामी रूप से CO2 नॉन पोलर या अध्रुवीय बन जाता है। तो ये ध्रुवीय और अध्रुवीय की मूल संकल्पना है। अब है प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव एवं परमाणुविक ध्रुवणता। जैसा कि पूर्व में परिभाषा अभी अपनों ने अध्ययन किया है, अध्रुवीय परमाणु में धनावेश एवं ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, किंतु जब ऐसे परमाणु को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा है तो परमाणु का नाभिक बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में, जबकि इलेक्ट्रॉन अब्र विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है, जैसे कि आपको चित्र में दर्शाया गया है। यहां देखा जाए तो जो आपको रेड सर्किल या मैरून सा सर्किल दिखाई दे रहा है, ये मुख्य रूप से है अपना नाभिक। उसके बीच में एक छोटा सा व्हाइट डॉट बनाया है अभी, ये इस नाभिक का केंद्र या धनावेश का केंद्र है। इसके चारों तरफ जो येलो से कलर का एक सर्किल बना है, ये पूरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन अब्र है। इसका केंद्र भी उसी सेंटर पर ही है, नाभिक के केंद्र पर। दोनों का केंद्र समान बिंदु पर स्थित होने के कारण ये एक अध्रुवीय अणु है। इस पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है, जैसे कि डायग्राम के नीचे लिखा है E एक्सटर्नल इक्वल टू 0, अर्थात बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है। साथ के डायग्राम में इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र E0 लगा दिया गया है, E0। अब विद्युत क्षेत्र के कारण जो नाभिक होगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे की तरफ गति करने का प्रयास करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण नाभिक का केंद्र अलग बिंदु पर हो गया। जो आप देख सकते हैं कि जो मैरून सर्किल था उसका सेंटर यहां देखिए, व्हाइट डॉट बनाया मैंने अब, और जो इलेक्ट्रॉन अब्र का सेंटर था
वो अलग बिंदु पर आ गया। अब इस नाभिक पर बल देखा जाए तो दो बल कार्य करेंगे। एक बल तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण होगा, जो नाभिक को आगे की दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा, जिसे ZeE नॉट बल द्वारा दर्शाया गया है। जैसे ही नाभिक आगे जाएगा, तो जो ऋणावेश का केंद्र बिंदु था, वो इस नाभिक को पुनः अपनी तरफ खींचने का, यानी विपरीत दिशा में खींचने का प्रयास करेगा, जिसे कूलाम्ब बल Fc से दर्शाया गया है। आरंभ में ZeE नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसके कारण नाभिक आगे की तरफ जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे Fc का मान बढ़ता जाएगा और एक दूरी जिसे साम्यावस्था दूरी या D से प्रदर्शित कर रहे हैं, इस दूरी पर जाकर ये नाभिक संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल ZeE नॉट या कूलाम्ब बल Fc दोनों परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हो जाएंगे। वो साम्यावस्था की स्थिति आ जाएगी। अपने को वही साम्यावस्था ज्ञात करनी है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण नाभिक कितना आगे जा सकता है। तो नाभिक पर दो बल हैं। पहला बल कहा है बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। दूसरा इलेक्ट्रॉन अभ्र के कारण बल, जो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। दोनों संतुलन की स्थिति में दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होते हैं। अब एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं। प्रोटॉन संख्या 1 ले ली, Z इक्वल टू 1। इसका मतलब हाइड्रोजन नाभिक की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये मानते हैं कि एक हाइड्रोजन का नाभिक है। ऐसी स्थिति में बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल F होता है Q इंटू E। बाह्य विद्युत क्षेत्र तो लगाया है E नॉट, और आवेश, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक ही प्रोटॉन है और प्रोटॉन का आवेश प्लस E होने के कारण E इंटू E नॉट बल, ये जो ZeE नॉट है, इसमें Z इक्वल टू 1 कर दें तो E इंटू E नॉट बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में अनुभव होगा। जैसे जैसे ये आगे जाएगा, शेल थ्योरम आपने पढ़ी होगी कि इस नाभिक पर लगने वाला बल, जो यहाँ पर ऑरेंज कलर का मैंने एक सर्किल शो किया है D त्रिज्या का, इस गोले में जो आवेश होगा वही ऋण आवेश नाभिक को पुनः विपरीत दिशा में अपनी मूल स्थिति की तरफ बल लगाएगा। जो बाहर वाला रीजन है, जिसे मैंने यहाँ पे अब टिक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक शेल, ये शेल नाभिक पर कोई बल आरोपित नहीं करेगी। तो नाभिक पर बल उत्पन्न करने वाला भाग केंद्र पर D त्रिज्या का गोलाकार भाग होगा। मान लेते हैं कि ये साम्यावस्था दूरी D है। इस समय संपूर्ण ऋणावेश की मात्रा तो थी -E, इलेक्ट्रॉन है तो -E कर दिया। पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन अभ्र की त्रिज्या थी, जो गोलाकार भाग है वो त्रिज्या A थी। तो यदि अपने आवेश घनत्व निकालें तो -E/4/3πa³, ये इस ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन अभ्र का आयतन आवेश घनत्व है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, कि इलेक्ट्रॉन अभ्र के एकांक आयतन में कितना ऋण आवेश है। अपना टारगेट है D त्रिज्या के गोले में कितना आवेश है, तो 4/3πd³ से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो वो आवेश की मात्रा आ जाएगी जो यहाँ ऑरेंज कलर के D त्रिज्या के गोले में स्थित है। 4/3π से 4/3π कैंसिल करें तो -E d³/a³, ये वो आवेश होगा जो इस गोले के अंदर स्थित होगा, D त्रिज्या के गोले के अंदर। और इस आवेश को इस गोले के केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है, अर्थात सेंटर पॉइंट जो है यहां पर अपने ये मान सकते हैं कि नेगेटिव आवेश पड़ा है -E d³/a³, जो इस नाभिक को पुनः अपने केंद्र बिंदु की तरफ खींच रहा है। और नाभिक और इस ऋणावेश के मध्य बल की गणना की जाए। नाभिक पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगने वाला कूलम्ब बल kq1q2/r² होता है, क्योंकि दिशा आपने पहले ही पता है कि नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन अभ्र और धनावेशित नाभिक में आकर्षण बल होगा, इसलिए यहाँ पर आवेशों का केवल परिमाण लिया जा रहा है। E तो हो गया अपने
नाभिक पर धनावेश और ई डी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ये हो गया नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। अब कूलाम के नियम में के Q1 Q2 में आवेशों का परिमाण लिया जाता है, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे नहीं लिया गया। अपॉन डी स्क्वेयर, ये दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है, क्योंकि धनावेश जो है वो नाभिक के केंद्र पर स्थित है और ऋणावेश गोलीय संरचना के केंद्र पर, और दोनों के मध्य की दूरी डी है। कैंसिल करें तो अपने पास कूलाम बल का ये मान आ जाएगा। जब संतुलन आ जाता है, संतुलन मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाया बल और कूलाम बल आपस में बराबर हो जाएं, तो यहाँ पर ये नाभिक पर कोई परिणामी बल नहीं होगा और नाभिक विराम अवस्था में रुक जाएगा। उस स्थिति में दोनों बलों को बराबर किया, ई से ई कैंसिल करके ये जो वैल्यूज डिफाइन हुई यहाँ पे ई इंटू डी, ए क्यूब इंटू ई नॉट अपॉन के बनेगा। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो वैल्यू पुट की तो ये अपने पास टर्म बन जाएगी ई इंटू टी। यहां देखा जाए तो ई आवेश है, डी आवेशों के मध्य की दूरी है। इस संरचना के आधार पर एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन अब माइनस ई सेंटर पर था, नाभिक के केंद्र पर प्लस ई चार्ज था और दोनों के मध्य की दूरी स्मॉल डी डिफाइन की हुई है, दोनों के मध्य की दूरी डी है, तो ये एक द्विध्रुव नुमा संरचना प्राप्त हो जाती है। दो आवेश नाभिक और इलेक्ट्रॉन अब्र और उनके मध्य की दूरी डी है, तो इस आधार पर देखा जाए तो ई इंटू डी, ये जो संरचना है इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाता है। आवेश उन आवेशों के मध्य की दूरी डाइपोल मूवमेंट है, तो उसका मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब इंटू ई नॉट हो जाता है। सिंपल करने के लिए 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई किया और 4/3 पाई ए क्यूब, ये संपूर्ण परमाणु का आयतन आ गया, वॉल्यूम, क्योंकि ए त्रिज्या का गोला माना था परमाणु को, तो 4/3 पाई ए क्यूब वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो 3V एप्सिलॉन नॉट ई 0, ये अपने पास एक परमाणु में प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। दिशा देखी जाए तो दिशा सदैव द्विध्रुव आघूर्ण की माइनस से प्लस होती है, अर्थात इस प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोजन परमाणु में डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो अप्लाई की हुई है, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। अब जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र लगाया जाएगा ई नॉट, उतना ही इन आवेशों के मध्य की दूरी बढ़ती जाएगी और डी बढ़ेगा तो निश्चित रूप से प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण भी बढ़ेगा। अर्थात बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अध्रुवीय परमाणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है और इसकी दिशा भी बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, अर्थात वेक्टर P समानुपाती ई नॉट। याद रखिएगा स्मॉल p एक परमाणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती है। समानुपाती निशान हटाएं तो अल्फा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट समानुपाती नियतांक आ जाता है, जिसे परमाणुविक ध्रुवणता कहा जाता है। यह एकांक विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण के समान होता है। जब ई नॉट बराबर 1 कर देंगे तो अल्फा बराबर पी आ जाएगा, अर्थात एकांक परिमाण का विद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो हाइड्रोजन परमाणु में कितना प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण आएगा वही परमाणु ध्रुवणता के मान के समान होता है। एक परमाणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, एक तो अल्फा इंटू ई नॉट के पदों में, और दूसरा जो पहले अपने डिराइव किया है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, दोनों को बराबर रखें, ई नॉट से ई नॉट कैंसिल होकर अल्फा का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी अल्फा समानुपाती होता है a⁻³ अर्थात परमाणु की त्रिज्या की तृतीय घात के समानुपाती होता है। इसका मात्रक फैराड इंटू मीटर स्क्वायर है। वैसे देखा जाए तो डाइपोल मोमेंट P अपॉन ई से भी ज्ञात कर सकते हैं, सॉल्व करें तो फैराड इंटू मीटर स्क्वायर आ जाता है। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन,
ध्रुवीय एवं अध्रुवीय अणु को परिभाषित करते हुए इनके उदाहरण दीजिए। और द्वितीय, परमाणु की ध्रुवणता को परिभाषित करते हुए व्यंजक की स्थापना कीजिए तथा इसका मात्रक भी लिखिए। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वेरी सून। टिल देन हैव अ नाइस डे।